अच्छा अम्मा, तकरीबन कितना देगी वो कल मोही तेरे 1 हफ्ते की मेहनत का? साबरा को काफी देर से मशीन पर झुके सिलाई में मसरूफ देखकर निहायत उकताए हुए लहजे में अलमास ने पूछा। साबरा ने कदरे हड़बड़ाकर उसे देखा। किसको कल मोही कह रही है मनहूस मारी? वो आंखें निकालते हुए बोली, गाली के बगैर तो इस घर के किसी भी मकीन का फिक्रा मुकम्मल ना होता था। वही काली में जिसके कपड़े तो पिछले आधे घंटे से सी रही है। माँ पर एक उचटती नजर डालकर उसने बेजियासी से कहा और पाँव के करीब धरा गना उठा लिया। कल ही साथ वाले खला फहमीदा के घर गने आए थे तो इसने आधा दर्जन साबरा की तरफ भिजवा दिए थे। मर जानी है अलमास, तो रजवी साहब की बीबी को कल मोही कह रही है। अपनी बेटी की बदलिहाजी से वो तंग थी, इसलिए सर पकड़कर बोली। दूसरा खिताब जो अलमास ने रजवी साहब की बेगम को दिया था वो था, इस पर शायद अभी साबरा ने ध्यान ही ना दिया था, वरना जूती उठाकर इसको दे मारी होती। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अलमास दरवाजा खोलते रहा। अब्बा आया होगा, मिल गई होगी अब अयाशों से इसको फुर्सत। मगर अब्बा के डर के बायस वो फौरन से पेशतर दरवाजे की जाने बढ़ी। मत लगाया कर कुंडा, बड़ा खजाना पड़ा है तेरे घर में जो कोई चुरा कर ले जाएगा। वो आदतन बड़बड़ाता हुआ और गुस्से से खिलखिलाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अब्बा, वो बाजार से वो चाबी वाली गुड्डी ले देना, वो छिमो के पास भी है। वो अब्बा के बैठते ही बोल पड़ी थी। घर आते ही नवाबजादी की फरमाइशें शुरू हो जाती है, जा अंदर जाकर मर। जवाब में इसने इतनी बुरी तरह फनकारा कि अलमास की बोलती बंद होगी। वो फौरन से बिस्तर अंदर भाग गई। ना अब तो मुझे खाना देगी, जब भूखा मरेगी। जब देखो मशीन उठाकर घड़ लगाई हुई थी। कमाती है खाना भी नहीं और करती सारा वक्त यही नाटक है। इसकी गोलियों की जद में साबरा भी आगे थी। ना तू तो जैसे बड़ा कुछ उठा कर ले आता है ना बाहर से, सिर्फ मुझ गरीब पर बोलना आता है। तुझे वतल मिलाकर बोली, मेरे आगे बक ना किया कर। वो गुस्से से चिल्लाया, कुत्ते की तरह जुबान चलती है तेरी, जल्दी खाना दे। खाना मैं कहाँ से लाऊं? जो कुछ था वो तू सुबह उठा कर ले गया था, अब हमें ही भूखा मारेगा। वो जवाबन चीखी थी। हाँ, तुम लोग मरो भूखे, मुझे परवाह नहीं है, बाहर में जाओ तुम। उसने गालियां बकते हुए साबरा को 2 हाथ दे दिए। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रोती रही और रही बख्श फिर बकता जगता बाहर चला गया। इसकी जेब में यकीनन कुछ था, वरना वो बाहर कभी ना जाता। इस तरह की लड़ाइयां अलमास के घर का मामूल थी। इसे हमेशा इनसे नफरत होती थी और इसका दिल चाहता था कि इसके माँ बाप आराम से प्यार मोहब्बत से रहें, मगर ऐसा मुमकिन ही ना था। इस रोज वो बड़े अरसे बाद कायदा खोलकर बैठी थी। वजह सुबह उस्ताद जी से पढ़ने वाले 3 थप्पड़ थे, जिनके बायस इसके सर में अभी तक दर्द की टीसें उठ रही थी। इससे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था, मगर अम्मा के डर से वो कायदा खोलकर खाली खाली निगाहों से हरूफ को तकने लगी थी। इस स्ना में दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। वो बड़बड़ाते हुए उठी और अब्बा की आमद का सोचते ही दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का मंजर इसकी आवाज गुम करने को काफी था। इसने बड़े गौर से बल्ले के किनारे को चूमकर हवा में कई फुट ऊपर बुलंद होती गेंद को देखा, मगर बेड़ा अगर को न्यूटन का अगर वो कशिश सकल दरियाफ्त न करता तो इतने ऊपर उछाली गई गेंद यूं तेजी से नीचे का सफर न करती। इसे अब ज़हनी पर गुस्सा आ रहा था, जिसने एक ओवर खेलने पर इसरार किया था और वो पता नहीं कैसे मान गया था। डैनी के साथ साथ सड़क के दूसरी जाने मौजूद घर में आने वाले नए किराएदारों के कमरों पर भी गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया था, जो कि गालिबन इसी गेंद के इंतजार में थे कि इनकी बालकोनी पर सन बात ले रहा था। इसने एक चुप देते हुए तेज निगाह डैनियल और मैरी ने पर डाली। ना डैनी इसको मैच खेलने पर मजबूर करता और ना मैरी ने ओवर की पहली गेंद इतनी शॉर्ट करवा दी कि वो ऊंची हिट लगा देता। इसने ग्लव्स उतारे, पैड को अपनी टांगों से अलहदा करके निहत बेतरती से जमीन पर दे मारा और बड़े आराम से कुछ फासले पर बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर इनके घर से कोई आ गया तो विकेट कीपिंग करती। एनजी ने परेशानी से कहा तो तमाम बच्चों की निगाहें इसके चेहरे का तवाफ करने लगी, जो निहत लापरवाही से टांग पर टांग रखे बैठा था। अब क्या होगा? डैनी के मुंह से निकला, फॉरगॉड से अगर कुछ हो गया तो मम्मी मुझे घर में ग्राउंड करने नहीं देंगे। अब कि मैरिया ने बोली थी। अच्छा बुजदिलो, अंदर जाकर छुप जाओ, कहका लगा कर बोला। और वाकई वो सब एकदम ही वहां से भाग निकले। जब वो जा चुके तो इसने मेज पर की किताब की तरफ हाथ बढ़ाया और अभी हाथ बढ़ाई था कि चीखती चिल्लाती डोरबेल ने इसे एक लम्हे को गड़बड़ा कर रख दिया। वो चंद स्थानीय सोचता रहा, फिर जी कड़ा करके उठा और दरवाजे पर जाकर आने वाली मुसीबत का इस्तकबाल के सामने खड़ी शख्सियत के हाथ में डैनी की गेंद देकर ना तो इसकी आवाज को मैं और ना ही इसे पसीना है। प्लीज कम इन, शायद से कहते हुए इसने रास्ता छोड़ दिया। नुआरत के पीछे चलता हुआ अंदर लान तक आ गया। बॉल किसने फेंकी थी? इसने अपने मेहमान के लहजे की शाइस्तगी पर हैरानी हुई। कौन सी बाल? इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। ये वाली इस लहीम शहीम काले बालों और कशादा पेशानी वाले आदमी ने डैनी की गेंद इसकी बुरी आंखों के सामने लहराई। मगर इस वक्त चूंकि बाकी लोग 9-2-11 हो चुके थे और लॉन का उल्ले बता रहा था कि जहां बड़ा जबरदस्त क्रिकेट मैच हो रहा था, इसलिए इसने कमाल ढटाई से एतराफ किया, मैंने मारा था ये शॉट। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गेंद इतनी ऊंची नहीं गई और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसने मेरा गमला तोड़ दिया। इसका मेहमान अपने मखसूस ऑस्ट्रेलियन लबो लहजे के साथ कह रहा था, जिसे समझाने में इसे खासी दुश्वारी हो रही थी। हाँ, मैंने देखा था, इस बेचारे की जिंदगी इतनी थी। आज मेरी गेंद नहीं तो कल आपके बच्चे के हाथ ही इसको तोड़ डालते। वो कुछ देर से देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल और 4 माह। वो हिसाब में अच्छा था। झट से बोला, कब से क्रिकेट खेल रहे हो? 12 मिनट पे पहले से नाम क्या है तुम्हारा? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम या निक नेम? पूरा नेम। मुस्कुरा कर बोला, रियान अजीम हैदर। मेरे दोस्त मुझे रियान कहते हैं, मगर मेरी अहने मुझे कभी भी
اور انہیں کہہ دیتی ہیں ڈیڈ مجھے مسٹر فراڈ یا اور میری ٹیچر مسٹر ٹربلسم کہتے ہیں. موم کیا کہتی ہیں؟ مما وہ مجھے ایڈیٹ کہتی ہیں. وہ مزے سے بولا میں کیا کہوں، آپ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوئے مجھے ریان حیدر بولے. وہ ابرو چڑھا کر بولا اور دونوں والد ہنس دیا. تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ آرٹسٹ. تم کبھی کرکٹ ٹیم کے لیے اپلائی ضرور کرو، سلیکشن کمیٹی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گی. بڑا مخلصانہ مشورہ تھا، آپ بھی کر دینا قومی ٹیم کے لیے اپلائی، سلیکشن کمیٹی آپ کو بھی ریجیکٹ نہیں کرے گی. وہ اسی کے انداز سے بولا میں نے کیا تھا اپلائی. وہ بتانے لگا پھر ریجیکٹ کیوں ہے؟ بساختائی کے بیچ میں بولا تھا تو میں سلیکٹ کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ ریان کو تمام معاملہ جان لینے میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی. پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا فی الحال میں اپنے ملک کی نیشنل ٹیم کا وائس کیپٹن ہوں. جس وقت اس نے گیٹ کھولا تھا تو ایسے ہی ایک لمحے کو ذہن میں خیال کندہ تھا کہ اس آدمی کی شکل ڈینی کے کمرے میں لگے پوسٹر پر گرین اور یلو کٹ اور بیگی گرین کیپ پہنے کرکٹر سے ملتی جلتی. اب اپنے خیال کی تصدیق پر اس کو سنبھلنے میں ایک لمحہ لگا. آپ کا نام تو اسٹیو ہے نا؟ وہ پہچانا ہی نہیں. جواب میں اسٹیو محض مسکرا دیا. ڈینی آپ کا بہت بڑا فین ہے اور میری